जय हिंद साथियों। आप सभी का हम अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन एट मोर अखिलेश कुमार पे स्वागत करते हैं और साथ में रोज़ की तरह फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल बटन दबाइएगा, जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और साथ में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, इससे हम लोग ट्रेंड में आएंगे और लोगों तक हमारी मदद पहुंचेगी। तो उम्मीद है आप ज़रूर करेंगे। फिर जब बात आती है पीडीएफ्स की, आप लोग बार बार मैसेज कर देते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कीजिएगा, हम उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, या फिर आप ध्येय पीटी टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा, वहाँ पे आपको चैनल्स मिल जाएंगे, वहाँ पे आप ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे कल के, इससे पहले वाले पहले पार्ट में आपने देखा मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन। एक पार्ट हम लोग का था जिसमें हमने फिजिकल एजुकेशन और शारीरिक शिक्षा शब्द के गठन के बारे में बात किया था, और कुछ बातें हम मीनिंग्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे पार्ट 2 में भी मीनिंग को और थोड़ा और विस्तृत तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि शारीरिक शिक्षा है क्या। तो हम लोग शुरू कर लेते हैं फिर फटाफट। देखिए, कल से हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं शारीरिक शिक्षा शिक्षा की एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बालक में क्या हो रहा है, महत्वपूर्ण बदलाव आ रहे हैं। और ये महत्वपूर्ण बदलाव क्यों आ रहा है? शारीरिक शिक्षा में क्या करते हैं हम? शारीरिक गतिविधि करते हैं, और शारीरिक गतिविधि के लिए जिम्मेदार कौन होता है? हमारी मांसपेशियां जिम्मेदार होती है, जो कि संकुचित होकर बल निर्माण करती है और फैल की गति प्रदान करती है। और उस गति की वजह से हमारे जॉइंट्स मूवमेंट करते हैं, और फिर हम हमारे शरीर हमारी जो गतिविधियां स्टार्ट हो जाती हैं। और इसके परिणाम स्वरूप यानी कि मसल संकुचन प्रकुंचन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हमारे अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं। और वही बदलाव क्या होते हैं, हमें संपूर्ण विकास की तरफ लेके जाने का काम करते हैं। और वो बदलाव हैं शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास। जब इन सारे विकास हमारे अंदर हो जाते हैं तो हम एक सामान्य व्यक्ति से अलग हट के हमारे अंदर अलग भाव दिखने लगता है, और इससे क्या होता है, हम हर पहलू पे उससे बेहतर काम करते हैं, इसलिए हमारा संपूर्ण विकास हो सकता है। तो जब हम शारीरिक शिक्षा के माध्यम से बालक में महत्वपूर्ण बदलाव की बात करते हैं, तो जो एक्सरसाइज बालक करता है वो दो तरीके से करता है, ध्यान दीजिएगा। एक होता है एरोबिक्स, एरोबिक एक्सरसाइज। जब बालक एरोबिक एक्सरसाइज करता है तो क्या होता है, एरोबिक एक्सरसाइज लंबे समय तक चलता है, और इसके परिणाम स्वरूप उसका क्या होता है, हृदय दर, हृदय दर बराबर अभ्यास करने से क्या होता है, हृदय दर कम हो जाता है। फिर उसका हृदय आउटपुट, आउटपुट क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी कि कम हृदय दर में भी अधिक रक्त शरीर को देने में सक्षम बन जाता है। तो हृदय जो होता है और रक्त परिसंचरण प्रक्रिया बेहतर हो जाती है। उसके बाद जब हम बात करते हैं एनारोबिक्स, एनारोबिक एक्टिविटी की जब बात करते हैं तो यहाँ पे मसल संकुचन प्रकुंचन बहुत तेजी के साथ होता है। इसका मतलब क्या होता है, मसल्स क्रॉस सेक्शन डेवलप होता है, मसल्स की जो शेप होती है बन जाती है। हमें जो होता है क्रिया प्रतिक्रिया दर बहुत तेज़ी के साथ हम संपादित कर पाते हैं। तो एरोबिक और एनारोबिक क्रियाओं के माध्यम से हमारे अंदर एक बदलाव आता है, इसको हम हटा लेते हैं फिर। ठीक। तो इससे क्या होता है कि शारीरिक विकास जब हमारे अंदर होने लगता है तो हमने देखा कि हमारे अंदर हृदय दर बेहतर तरीके से काम कर पाता है, कम काम में ही ज़्यादा रक्त प्रवाहित कर रहा है। उसके साथ हमारी मांसपेशियों की शेप आकृतियाँ बढ़ जा रही है, मसल्स का आकार बढ़ जा रहा है, क्रॉस सेक्शन जो होता है मसल संकुचन प्रकुंचन करने की दर बढ़ जाती है। इससे क्या होता है, ऊर्जा उत्पादन करने की दर बढ़ जाती है। इससे हमारा शरीर अधिक क्या होता है, फिट दिखाई देता है, सॉरी, फिट दिखाई देता है, मस्कुलर दिखाई देता है, एक एथलीट टाइप की हमारी बॉडी दिखाई देती है। और हमारे शरीर क्या होता है, एक आदर्श शरीर के रूप में लोगों के सामने स्थापित हो जाता है, और हम क्या करते हैं, अन्य लोगों से अलग और फिट दिखाई देने लगते हैं। तो इस तरह से हमारा शारीरिक विकास हो जाता है। और जब हम कंटिन्यू उस अभ्यास को हम जारी रखते हैं तो उस अभ्यास के परिणाम स्वरूप हमें क्या मिलता है, हमें सीखने की जो क्षमता होती है, मतलब कि लर्निंग कैपेसिटी हमारे अंदर डेवलप होती है। उसके साथ हमारे अंदर
प्रतिक्रिया यानी कि रिएक्शन एबिलिटी बढ़ती जाती है। उसके बाद कंपैरेटिव यानी कि चीज़ों में जो तकनीक होते हैं उनके अंदर तुलनात्मक क्षमता में वृद्धि होती है। तुलनात्मक क्षमता के साथ साथ याददाश्त जो क्षमता होती है हमारी डेवलप होने लगती है। इसी के साथ साथ किसी भी गतिविधि का हम अनुमान लगा लेते हैं। विपक्षी खिलाड़ी की एक्टिविटी को देखकर हम अनुमान लगा लेते हैं कि वो क्या कर सकता है। यानी कि जो परसेप्शन होता है, यानी कि जो अनुभूति जिसको कहते हैं सॉरी जो अनुभूति होती है, अनुभूति की योग्यता हमारे अंदर बढ़ जाती है। स्किल्ड को सीखने की योग्यता हमारे अंदर बढ़ जाती है और इस तरह से हमारे अंदर मानसिक विकास होता है और अन्य लोगों से हम बेहतर काम करना शुरू कर देते हैं। तो जब हमारे अंदर शारीरिक तौर पे और मानसिक तौर पे हम फिट हो गए, अन्य लोगों से अलग दिखना शुरू कर देते हैं, तो अब क्या होता है कि हमारे अंदर एक विचार पैदा होता है और ये विचार ही क्या होता है, संवेगात्मक विकास की ओर हमें कल्पना कराना सिखाता है। और इससे क्या होता है, हम किसी भी चीज़ के बारे में अनुमान लगा लेते हैं, पहले से ही हम उसके बारे में हमें जानकारियाँ हो जाती है कि आगे आने वाली स्थिति में क्या होगा। तो जो संवेगात्मक विकास होता है ये एक मानसिक आंदोलन होता है, मानसिक आंदोलन आंदोलन है। और मानसिक आंदोलन की एक अवस्था है जो कि देखते हैं ना, जब कहीं भी आंदोलन या कोई मूवमेंट होता है तो जब वो खत्म होता है तो उसके परिणाम स्वरूप कोई निष्कर्ष प्राप्त हमें रहता है, कोई परिणाम हमें मिला होता है कि हमें क्या करना है। तो वही चीज़ होते हैं, संवेगात्मक विकास क्या हो जाते हैं, मानसिक आंदोलन का एक अवस्था है जिसके माध्यम से हम किसी भी चीज़ का सटीक और जो कहते हैं ना सटीक निर्णय हम हमारे अंदर लेने की योग्यता हो जाती है, क्योंकि हमारे अंदर कल्पना शक्ति विकसित हो गई होती है। तो उस बारे में हम बहुत सारी जानकारियाँ पहले से इकट्ठा कर लेते हैं, तो इससे हमें सटीक जानकारी प्राप्त होने में मदद मिल जाती है। जैसे कि हमें कैच लेना है तो हमें पहले ही पता चल जाता है कि हम कितने स्पीड से दौड़े या कितनी तेज़ी के साथ हम ड्राइव लगाएं ताकि हम गेंद को पकड़ सके कैच के रूप में। तो ये हमारा संवेगात्मक विकास कहलाता है। और उसके साथ साथ एक खिलाड़ी, एक बालक जब खेल के मैदान में खेलता है तो वो कभी एकल खेल नहीं खेलता, हमेशा साथी की आवश्यकता होती है। उसको टीम मेंबर होते हैं, उसके साथ साथ सहायक उसके होते हैं। तो उन सब के साथ वो एक टीम भावना के साथ, एक खेल के नियम के साथ, एक सहयोग की भावना के साथ खेल को या शारीरिक क्रिया को संपादित करता है। तो उससे उसके अंदर शारीरिक विकास होता है। और इस तरह से वो बालक के अंदर जब शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास होने के कारण वो हर पहलू से क्या होता है, फिट हो जाता है। तो वो एक सामान्य व्यक्ति से एक अलग, एक बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण उसका हो जाता है। और शारीरिक शिक्षा यही करती है, वो शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास बालक का करके उसकी संपूर्ण आयाम जो क्षेत्र होते हैं उसको डेवलप कर देती है और बालक का संपूर्ण विकास होता है, जिसे कि हम ओवरऑल डेवलपमेंट कहते हैं, जो कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य होता है। और इस चीज़ को हम लोग जब लक्ष्य होता है, और इस लक्ष्य जब पढ़ेंगे तो इसको और ब्रॉड तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि ऊपर आप फोटो में देख रहे हैं बालक क्या करते हैं, एक सामाजिक विकास यहाँ पे आप देख रहे हैं, साथ में होके एक घेरा बनाए होते हैं, एक प्लेयर बीच में बॉल को लेके घुमा रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, सहायक सहायक की भावना, एक टीम स्पिरिट की भावना, जो उनका खेल का नियम है उसको पालन करते हुए खेल रहे हैं। उसके साथ साथ उनका संवेगात्मक विकास का तात्पर्य हो जाता है कि बाल को बाल को हमें कहाँ फेंकना होगा उसकी सटीक बारे में उसको जानकारी हो जाएगी। उसके साथ मानसिक विकास मतलब कि इस खेल के माध्यम से वो कुछ न कुछ क्या होता है, खेल सीख रहे हैं, उससे उनके अंदर ज्ञानार्जन बढ़ रहा है। और शारीरिक विकास का तात्पर्य हो जाता है कि इनके अंदर शारीरिक एक्टिविटी कंटिन्यू हो रही है, तो इनकी जो शारीरिक स्वास्थ्य होता है हमेशा बेहतर रहता है। ठीक है, तो फिर हम अगले तरीके से समझने का प्रयास करते हैं कि शारीरिक शिक्षा होती क्या है। जब अब हम बात करते हैं शारीरिक शिक्षा की, तो एक बालक की शारीरिक गतिविधि के द्वारा क्या
जब हम शारीरिक शिक्षा पढ़ रहे हैं तो शारीरिक गतिविधि का उल्लेख करेंगे ही। तो शारीरिक गतिविधि के द्वारा अपने मानसिक योग्यता का परिचय देता है। यानी कि हम शारीरिक गतिविधि होता है ना, जैसे हम बात करते हैं मनोवृत्ति के ऊपर, हमारे अंदर, ठीक, हमारे प्रवृत्तियाँ एकल है, द्वंद्वात्मक है, सहायक है, एडवेंचरस है। तो जैसी आपकी प्रवृत्ति होगी, जैसी आपकी सोच होगी, उसी प्रकार के खेल का चुनाव करते हैं और आप गतिविधि करते हैं। तो बच्चे को सब पहली बार ग्राउंड में लेके जाते हैं ना, तो वो क्या करता है, हमेशा खेल को बदलते रहता है, कभी फुटबॉल, कभी क्रिकेट, कभी हैंडबॉल, कभी दौड़ना शुरू कर देता है। यानी उनकी रुचियाँ बदलती रहती है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है कि उसके शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से उसकी जो प्रवृत्ति होती है उसमें उसे हमें समझ में आने लगता है कि ये बच्चा जो होता है किस प्रकार के खेल या किस प्रकार के कार्य में सबसे ज़्यादा रुचि रख रहा है। जैसे अगर हम बात करें, एक लेख होता है, लेट्स देम प्ले। इसको इंग्लिश में लिखने पे और बेहतर होगा। लिखते हैं हम लोग, लेट्स देम प्ले। यानी कि बच्चे को छोड़ दीजिए, उसको करने दीजिए। जब वो करेगा शारीरिक तौर पे कोई भी कार्य, तब हमें पता चल जाता है कि उसकी उसकी मानसिक स्थिति किस प्रकार की है, किस प्रकार की वो सोच रखता है, किस प्रकार की उसकी मेंटल एबिलिटी है। उसी अनुसार वो काम का चयन करता है, और जब काम का चयन करता है तो काम को शुरू करता है, तो हमें पता लग जाता है। जैसे सबसे पहले इस फोटो में आप देख रहे हैं, एक ये आप फोटो है, खिड़की लगी हुई है, बच्चा क्या होता है, आकाश की तरफ देख रहा है। आकाश की तरफ देख रहा है, इसका मतलब क्या होता है, वो अनऑक्युपाइड होता है। अनऑक्युपाइड का मतलब हो जाता है आपका प्रकृतिवादी। प्रकृतिवादी यानी कि जब बच्चा आपसे किसी भी घर के आसपास के चीज़ों को पूछ लेगा, पेड़ों के बारे में, पत्तियों के बारे में, हवा के बारे में, चाँद के बारे में, आकाश के बारे में, सूर्य के बारे में, चंद्रमा के बारे में, या घर के बारे में, तो वो क्या होता है, चीज़ों को जानने का प्रयास करता है। यानी कि वो नेचर को समझने का प्रयास करता है। आप उसको बताइए, दबाव मत दीजिए कि नहीं मैंने बताऊंगा, फालतू की चीज़ें है, जाके किताब पढ़ो, ये गलत चीज़ें हैं। ठीक है, क्योंकि वो जानना चाहता है। उससे क्या होगा कि आप समझ जाएंगे कि ये किस प्रकार की इसके अंदर इंटरेस्ट है, रुचि किस प्रकार की गतिविधियों में लेगा, तो उसी क्षेत्र में उसको आगे बढ़ाने का काम करें। ठीक है, उसी तरह दूसरी शारीरिक गतिविधि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बच्चा जो होता है एक गुड्डा लेकर अकेले बैठ के खेल रहा है। ये आपको होती है सोलिटरी खेल। सोलिटरी खेल का मतलब क्या होता है, सोलिटी। सोलिटरी का मतलब होता है अकेला, यानी कि इंडिपेंडेंट। कुछ बच्चे तो होते हैं अकेले, क्या होता है, गुड्डों के साथ या अकेले खेलते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। तो ये क्या होता है, अकेले ही अपने व्यक्तित्व का विकास करने का प्रयास करते हैं। एक बच्चा देख रहे हैं, एक बैठकर लोगों की हरकतों को देख रहा है। यानी कि हरकतों को देखने का मतलब क्या हुआ, सॉरी, हरकतों को देखने का तात्पर्य ये हो जाता है कि इस प्रकार के बच्चे कोई भी शारीरिक एक्टिविटी नहीं करें, सिर्फ और सिर्फ वो क्या करते हैं, बैठ के दूसरों खिला बच्चों की हरकतों को या शारीरिक गतिविधियों को, खेलों को देख के ही बस आनंदित होते हैं। और इस प्रकार के बच्चे जो होते हैं, कोई जब गतिविधि नहीं करते, सीख नहीं पाते, तो वो बेकार होते हैं। ठीक है, इसके बाद ये चौथी आप एक्टिविटी देख रहे होंगे। दोनों बच्चे क्या होते हैं, एक साथ एक काम को कर रहे हैं, एक एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं। ये आपके पैरेलल होते हैं, यानी कि समानांतर स्तर के खेल होते हैं। जब हम समानांतर स्तर की जब बात करते हैं, तो दोनों बच्चे क्या होते हैं, एक दूसरे की नकल करके खेलते हैं, लेकिन एक दूसरे के सहायक नहीं होते, एक दूसरे की सहायता नहीं करते हैं। जैसे हम खेल रहे हैं, तो आप आए, आपने देखा कि अरे वो खेल रहा है, तो आप भी क्या करते हैं, शुरू कर देते हो वही खेल खेलना। लेकिन हम अपना सामान आपको नहीं देते, आप भी अपना सामान हमको नहीं देते। न तो हम आपको तरीका बताते, न तो आप भी हमको अपना तरीका बताते। अपने अपने तरीके से खेलते हैं, लेकिन एक ही खेल को खेलने का हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक, फिर आते हैं हम यहाँ पे, आप पांचवा देख सकते हैं, यहाँ पे एक लिखा हुआ है एसोसिएटिव खेल। एसोसिएटिव खेल का तात्पर्य हो जाता है आपका मिलकर खेलना। मिलकर खेलना, जब एसोसिएटिव खेल का तात्पर्य मिलकर खेलना होता है, इसमें बच्चा क्या होता है, एक साथ मिलकर बातचीत करते हुए खेलों को खेलते हैं। तो मिलकर खेलने का मतलब देखिए, इसमें भी क्या होता है, सहायता। सहायता
नहीं होता। जैसे हम समानांतर खेल को खेल रहे थे, सहायता नहीं करते थे, नकल करते थे। लेकिन इसमें और जब हम एसोसिएटिव खेल की बात कर रहे हैं, प्ले की बात कर रहे हैं, मिलकर मिलकर खेलते हैं, ठीक है ना? एक दूसरे के साथ। लेकिन वो क्या करते, एक दूसरे की सहायता नहीं करते हैं, बल्कि वहाँ पे बातचीत होती रहती है। तू बता कैसे है, हम बताते हैं तू बता कैसे है। लेकिन हम एक दूसरे के कामों में क्या होते हैं, दखलंदाजी नहीं करते कि ऐसे करो वैसे करो, कुछ नहीं। बस तुम अपना करो और करते रहो, मनोरंजन के लिए हम लोग बात करते रहते हैं। फिर आता है अंतिम, देखिए एक ये चार्ट बना हुआ है, इस पर क्या होता है, ये तीन बालक क्या होता है, मिलकर खेलों को खेल रहे हैं। यानी कि मिलकर खेलने, उनके अंदर सामंजस्य पैदा हो रहा है, यानी कि कोऑपरेटिव, है ना, एक दूसरे को ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये एक सहयोगी खेल होता है, सहयोगी खेल। यानी कि कोऑपरेटिव खेल होता है, एक सहायक खेल होता है। और ये एक टीम भावना के साथ खेली जाती है, एक दूसरे के साथ मिलकर खेलते हैं। जैसे कि लूडो हो जाता है, कैरम बोर्ड होता है, नाटक होता है, कोई सहयोगी खेल होता है, या किसी विषय पर अगर डिस्कस होता है तो संवाद होती है, सहानुभूति की भावना वाले ये खेल होते हैं। तो तो इसमें क्या होता है, बच्चा अपने मांसपेशियों के माध्यम से, क्योंकि शारीरिक शिक्षा का आधार क्या आता है, मांसपेशियों की गतिविधि। और इसमें हमेशा मांसपेशियों की गतिविधि के माध्यम से ही हम पता लगा लेते हैं कि बालक की जो मानसिक योग्यता है किस प्रकार की है। वो सहायता करने वाली है, सहायता नहीं करने वाली है, कि या सिर्फ देखने वाली है, या किस चीज़ों में वो इन्वॉल्व हो रहा है, उसके बारे में हमें पता चल जाता है। अब देखिए, शारीरिक शिक्षा शिक्षा का वह प्रक्रम है जो बालक की जो मूल प्रवृत्तियां होती है उसको संवेग के माध्यम से सकारात्मक दिशा की तरफ ले जाने का काम करती है। अर्थात हम सबसे पहले मूल प्रवृत्तियों की बात करें तो मूल प्रवृत्तियां क्या होती है, जन्म जात होती है। और ये 14 प्रकार की होती है, और 14 प्रकार को बनाने वाले होते थे विलियम मैकडूगल। और इन्होंने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था, और उसी में बताया था 14 प्रकार के मूल प्रवृत्तियों का इन्होंने उल्लेख किया था, और बताया था कि ये प्रवृत्तियां जो होती है जन्मजात होती है, और जिसके अंदर जैसी प्रवृत्ति होगी वो वैसे ही वो व्यवहार करेगा। और ये प्रवृत्तियां जो होती हैं संवेग के माध्यम से व्यवहार के रूप में हमारे सामने प्रकट होती है, संवेग के माध्यम से व्यवहार के रूप में प्रदर्शित होती है। यानी कि जो हम हरकत करते हैं वो हमारे उसकी जिम्मेदार हमारी मूल प्रवृत्तियां होती हैं, जो कि जन्मजात होती है, उसको बदला नहीं जा सकता। लेकिन प्रशिक्षण के माध्यम से, संरक्षण के माध्यम से, जो उसके परिणाम स्वरूप जो संवेग उत्पन्न हो रहे हैं, उस संवेग को हम सकारात्मक दिशा की तरफ ले भी जा सकते हैं, और नकारात्मक दिशा की तरफ भी हम ले जा सकते हैं। तो जब हम बात कर रहे थे संवेग, संवेग के माध्यम से दो शाखाएं बन जाती है, एक होता है नकारात्मक, एक होता है सकारात्मक। जैसे कि अगर हम बात करें कि हमें कोई व्यक्ति बार बार एक ही चीज पे चिढ़ा रहा है ना, अरे तू नहीं कर सकता, तुम्हारे बस का नहीं, छोड़ो हटाओ जाओ, वो काम करो। तो अगर हमें तो उससे क्या होता है, अगर हमारे अंदर एक गुस्सैल प्रवृत्ति होती है, गुस्सा वाली प्रवृत्ति यानी कि मूल प्रवृत्ति होती है, और और गुस्सा किस रूप में सामने प्रकट होता है, क्रोध के रूप में। तो हो सकता है मैं उस व्यक्ति को मार पीट दूं, गाली गलौज कर दूं, तो ये हमारी नेगेटिव होता है, संवेग के रूप में तो दिखा। लेकिन अगर मैं ठान लूं कि नहीं, मैं करके दिखाऊंगा, और मैं खेल के मैदान पे जाता हूँ, अभ्यास करता हूँ, उससे क्या होता है, हम सीखना शुरू कर देते हैं, और वो सीखते हैं तो हम उस काम को कर जाते हैं, करने के योग्य बन जाते हैं। यही हमारी सकारात्मक प्रदर्शन हुआ। जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं, ये अमेरिका के महान बॉक्सर थे जो कि माइक टैक्सन है। ये बचपन में इनको बताया जाता है गली के गुंडा के रूप में एक काम करते थे। इनके अंदर क्रोध की प्रवृत्ति थी, गुस्सैल प्रवृत्ति थी, और इसके वजह से सारा गुस्सा जो होता है बच्चों के ऊपर, अपने साथियों के ऊपर मारपीट के माध्यम से निकालते थे। लेकिन इनके ऊपर एक कोच, एक प्रशिक्षक का नज़र गया, और उन्होंने क्या किया कि इसको खेल के मैदान में यानी कि मुक्केबाजी रिंग में उतारे, और यहाँ पर आकर ये विश्व का एक महान
बॉक्सर के रूप में अपने आप को स्थापित किया। तो कहने का मतलब है कि शारीरिक शिक्षा वह प्रक्रम है जिसके माध्यम से हम बालक की जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, जैसे कि मैं यहाँ की गुस्सा प्रवृत्ति का उदाहरण देके आपको समझाया कि उसको नकारात्मक दिशा में न ले जाके उसको सकारात्मक दिशा में ले जाने का काम करता है, जिससे कि हम अपने आप को लोगों के सामने आदर्श रूप में स्थापित कर सकें। तो इसी के साथ हम हमारा जो फिजिकल एजुकेशन का मीनिंग था वो ख़त्म हुआ। इसके बाद हम लोग उद्देश्य की बात करेंगे और लक्ष्य की बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप फिर से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और बेल बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका शुभ हो।